इस बीच दुबई में घर खरीदने वालों को पिछले साल मिले आयकर विभाग के नोटिस के बाद अब वे घर खरीदार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में घर खरीदने की कई डील्स में आयकर विभाग को बैंक फंड ट्रांसफर का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में शक है प्रॉपर्टी खरीद या तो क्रिप्टो के जरिए हुई या फिर फेमा के जरिए, और पीएमएल का उल्लंघन उसमें हुआ है। इसी वजह से अब ये सारी डील्स ईडी के रडार पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। सर, ये कैसी प्रॉपर्टी खरीद है जिसकी जांच जो है ईडी की तरफ से शुरू की जा रही है? ये मामला लगभग फरवरी से चर्चा में है। फरवरी से क्या पिछले साल से यूएई ने अपने बाजार में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की छूट दी थी। इससे अलग एक खबर आज की बताते चलें, फिर इस पर हम आते हैं। यूएई पहला देश हो गया है जिसकी एयरलाइंस एमिरेट्स ने अब टिकट बुक करने के लिए क्रिप्टो में पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। जबकि दुबई एयरपोर्ट पर अगर आप कोई ड्यूटी फ्री शॉपिंग करते हैं तो वहां भी आप क्रिप्टो में भुगतान कर सकते हैं। तो यूएई बहुत तेजी से क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को अपना रहा और जगह जगह शामिल कर रहा है। मार्च में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इस बात का संकेत दिया था कि दुबई में जो भारतीयों की तरफ से प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें या तो हवाला के पैसे का इस्तेमाल हुआ है या ये भुगतान क्रिप्टो के जरिए किए गए हैं, जिनका कोई ट्रेस, कोई ट्रैक नहीं दिखाई देता। एफआईयू की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के बाद अब इसमें ईडी को भी शामिल किया गया है। तो जांच दरअसल मार्च से शुरू हुई थी। अब इसमें ईडी भी दखल में आया है क्योंकि ईडी को ऐसा लग रहा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भी दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में गया है। और हमें पता है कि भारतीयों ने बड़ा निवेश दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में किया है, जिस पर शक होना लाजिमी है। तो अब यह मामला भारत से विदेश में निवेश का भी है, पेमेंट के ट्रांसफर का भी है, क्रिप्टो के इस्तेमाल का भी है और हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का भी है। इस बीच अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा शुरू करने के लिए अंतिम रेगुलेटरी मंजूरी भी मिल गई। दूरसंचार विभाग की मंजूरी के बाद अब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि आईएनएस स्पेस की मंजूरी भी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब जल्द ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा शुरू कर सकती है। सर, एलन मस्क की कंपनी को अब मंजूरी के बाद आगे की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आप स्टारलिंक तो भारत आ रही है और उसमें भारत के में उसके दो पार्टनर भी हैं, जियो भी उसका पार्टनर और एयरटेल भी इसका पार्टनर है। हालांकि अभी कई रेगुलेटरी मंजूरियां और भी शामिल हैं जिनको करना पड़ेगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से या कानूनी तौर पर स्टारलिंक को भारत ने अपनी सारी आपत्तियां हटाकर मंजूरी दे दी। अब लोगों की निगाह इस बात पर है कि स्टारलिंक की सेवाएं कब से और कैसे लॉन्च होंगी और जियो और एयरटेल ने अपनी सेवाओं के मॉडल में कैसे जोड़ेंगे। चूंकि ये एक सैटेलाइट सर्विसेज है तो इसका एक अपना हार्डवेयर कॉस्ट है, इसकी एक टर्मिनल किट आती है जिसका इस्तेमाल आपको करना होगा। उसकी कीमत अंदाज की जा रही है, बाजार में आज लोगों से बात हो रही तो 30 से 33 हज़ार रुपए के आसपास उसकी किट की लागत है और करीब करीब इसका मंथली सब्सक्रिप्शन 3 से 4 हज़ार रुपए के आसपास हो सकता है। अभी एलन मस्क को कुछ और भी मंजूरियां लेनी होंगी, उसके बाद ये जो दोनों पार्टनर हैं इन्हें भी सरकार से इन सर्विसेज को लॉन्च करने की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब इसमें गतिविधियां तेजी से दिखाई देंगी। अगले कुछ ही हफ्तों में आपको स्टारलिंक की तरफ से और एयरटेल की तरफ से इस सर्विस के बारे में शुरुआती कार्यवाही होती हुई दिखाई देगी।